से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कुछ लोग हमें ज्वाइन कर लें, तो फिर हम बात को फॉर्मली इनिशिएट करते हैं। अभी तक 4 के करीब लोग हैं, कुछ और लोग ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह कल वाली बातों से आगे कंटिन्यू करते हैं जी। जी, आई वाज वेटिंग कि कुछ और लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें, बट आई थिंक देयर इज नो वन हु इज़ विलिंग टू ज्वाइन एट द मोमेंट। तो हम बात आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एक आध मिनट हम और देख लेते हैं ताकि कोई और है तो देख लें उसको। जी, तो चलें जी, फॉर्मली फिर बात स्टार्ट करते हैं। पहले कल एक ग्रुप भी क्रिएट किया गया जिसमें रेलेवेंट स्टफ शेयर हुआ। तो अगर आपके जहनों में कोई सवाल है पहले, तो आप पहले अपना सवाल रेज कर लें। हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को डिस्कस किया था, आईआरआर को आज डिस्कस कर लेंगे, बट उसके अलावा अगर भी आपके जहनों में सवाल है, कोई चैलेंज है, तो पहले आप डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई मसला नहीं है।
जी, एनी क्वेश्चंस? अगर कोई सवाल है और अगर कोई हमें सुन रहा है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती आप तक जी? नहीं सर, पहुंच रही है आपकी आवाज़। अच्छा, आवाज़ पहुंच रही है जी। जी जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। यानी मैं आगे कंटिन्यू कर लूं? जी जी सर, कर ले। जी चलें, ठीक है जी। चलें जी, मैं ज़रा स्लाइड शेयर कर लूं आपसे। ये आई होप नज़र आ रहा है जी आप लोगों को? जी सर, आ रहा है स्क्रीन में। ओके। ये तो ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हवाले से हमने बात की। इफ़ यू कैन रिकॉल, तो मैंने कल आपके सामने ये तरीकाकार रखा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या पे बैक पीरियड था, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, वो रखे हमने। तो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के ये तरीकाकार कल आपसे डिस्कस हुआ। पे बैक पीरियड का शॉर्टकट भी डिस्कस हुआ, और हमने ये भी देखा था कि अगर हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के ज़रिए कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। ये कैश फ्लोज है हमारे, और ये कैश फ्लोज को हम एक्यूमुलेट करके अगर कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो हमें पता लग सकता है। बट डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के हवाले से बात हुई थी, एंड पे डिस्काउंटेड पे बैक भी निकाला जा सकता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आज इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट, एक सेकंड दीजिएगा। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है जी आप लोगों को या नहीं नज़र आ रही? नहीं सर, अभी नहीं आ रही अच्छा, नजर। आपकी आवाज़, फैसल साहब बात कर रहे हैं तो बहुत कम आ रही है, या एजाज साहब हैं, कौन है? अब आ रही जी, है सर आवाज़, जी अब स्क्रीन आ रही नजर है। नहीं आ रही सर। अच्छा, चूंकि मैंने गुजारिश की कि अगर आपका कोई मसला है तो बता दें, अदरवाइज मैं चूँकि IRR आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक सवाल आपके सामने ले आया हूँ जिसकी बुनियाद पे मैं NPV और IRR दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम ICMS पास पेपर्स, जब रिटर्न एग्जाम होता था ये उसी में से पिक किया गया है, और यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, NPV भी और IRR भी। Company has invented with a joint venture partner a remote controlled Superman toy for children। एक टॉय बनाने के लिए हम एक जॉइंट वेंचर किया हमने। XYZ Limited is sure that it will monopolize the market for the first 3 years
एंड बिफोर फेसिंग टफ कंपटीशन। जब नई कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो आमतौर पे इदारा मोनोपोली में होता है और लेटर ऑन फिर कंपटीशन आता है और लोग भी उस तरह की चीज़ बना लेते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड बताई जा रही है। द प्रोजेक्ट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 42 लाख 4.2 मिलियन की कॉस्ट है विच वुड बी इनकर्ड इमीडिएटली। Sales are expected to be 3,100,000 per annum for year 1 to 3, falling to 1,300,000 per annum from year 5 to 6. पहले 3 साल 31 लाख की सेल है और फिर 13 लाख की सेल है। The life of the product is 5 years, 5 साल लाइफ है। Cost of sales 40%, distribution cost represents 10% of sales, 20% of net profits are payable to the joint venture partner 1 year after the profits are earned। उसी साल नहीं पे किए जाते, उससे अगले साल पे किए जाते हैं। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% है। तो कल जो सवाल आपने किए थे, इफ यू कैन रिकॉल, तो उसमें हमने डिस्काउंट, अगर एनपीवी कैलकुलेट करना है तो हमें कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से दी हुई थी कि पर एनम इतने कैश फ्लोज हैं। हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से और प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके एनपीवी निकाल लेते थे। बट चैलेंज ये है कि बिजनेसेस के अंदर, या अगर आप एग्जाम लाइक सिनेरियो की बात करें या प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो ये कैश फ्लोज लिखे लिखाए तो नहीं मिलेंगे। वी नीड टू कैलकुलेट दोज कैश फ्लोज। तो अगर आपने इससे पहले कहीं बजटिंग पढ़ा है, ये जो आप रिकॉल कर लें, कभी भी कोई प्रोजेक्ट ऑप्ट करने के बारे में बात करते हैं तो जो डिटेल फिजिबिलिटी बनेगी, उस डिटेल फिजिबिलिटी के अंदर बजटिंग भी अप्लाई होगी। मीन फ्यूचर में क्या एंटीसिपेटेड है, कितनी सेल होगी, क्या एंटीसिपेटेड है, कितनी कॉस्ट लगेगी, एडवर्टीजमेंट कितनी होगी, एंड सो ऑन। वो तमाम के बजट्स मौजूद होंगे और उन बजटेड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप बजटेड कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। तो हमें चूँकि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लोज रिक्वायर्ड हैं, तो मैंने कल भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट लगाएंगे तो मशीन के अंदर से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे। व्हाट वी नीड टू डू, हमें चीज़ें बना के बेचनी होगी, बना के बेचेंगे, रेवेन्यू मिलेगा। और अगर उन चीज़ों को बनाना है तो बनाने पे भी हमारी कॉस्ट लग रही होगी। तो उस बनाने की कॉस्ट को और जो बेचने से रेवेन्यू आएगा उसको नेट करके हम नेट कैश फ्लोज निकालेंगे। तो लाइक वाइज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 5 साल लाइव है, तो हमें 5 साल की कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेट किया आपके लिए। सेल्स बताई हुई थी पहले 3 साल की 31 लाख और अगले 2 साल फिर ये 13 लाख की सेल है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में बताया हुआ था कि वो 40% ऑफ सेल्स है। तो जितनी सेल्स है उसका अगर 40% सॉल्व कर लें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बताई हुई है 10% है, ये माइनस करेंगे आप इसके अंदर से। ये भी डेप्रिसिएशन को मैं छोड़ रहा हूँ, आगे चलते हैं, बताता हूँ अभी इसका। जी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है जी 3,10,000 और इसके अलावा ये आपने जो प्रॉफिट निकला वो आपने उसमें से पे भी करना है अपने पार्टनर को। मैं अभी आपके सामने यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा था कि ये टैक्स रेट हमारा है। अगर मैं यहाँ पे टैक्स रेट आपके लिए ज़ीरो कर दूं, क्योंकि अभी डाटा में कोई टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ज़ीरो कर देता हूँ तो आपके सामने सिनेरियो क्या आता है। ये दोनों चीज़ें जो कि समझाना मकसद है, तो इसीलिए अभी इसको ऐसे किया जा रहा है। ओके फाइन। देखिए जी, ये हमारा जो कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए तो सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट है 3,10,000 की, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो जब आप प्लांट लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी, और डेप्रिसिएशन अज्यूम अगर कर लें कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, तो जितनी लाइफ है 42 लाख की कॉस्ट है, अगर आप उसको 5 से डिवाइड कर दें तो आपकी पर एनम डेप्रिसिएशन बनती है। ये माइनस कर दी तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना। लेकिन सिंस वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट कैश फ्लो, तो फिर या तो अगर तो नॉन टैक्स इन्वायरमेंट है तो हमें यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो 18,60,000 में से 3,10,000 स्ट्रेट में माइनस कर दें तो हमें कैश फ्लो ही मिल जाएगा। लेकिन अगर टैक्स इन्वायरमेंट होता है तो हम ऐसे ही करते हैं कि पहले आप डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है और देन नॉन कैश एक्सपेंस को दोबारा ऐड करके हम कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं।
यहाँ पे चूंकि अभी मैंने टैक्स 0 कर दिया, सो अगर आप 8,40,000 माइनस ही ना करें, 18,60 में से 310 माइनस कर लें, तो आप देख लेंगे कि 15,50,000 ही बनेगा। जी तो 15,50,000 बनेगा अगर आप कैलकुलेट करके खुद देख लें। अदरवाइज मैंने पहले डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया 8,40,000 को, देन दोबारा डेप्रिसिएशन को इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, माइनस करने के बाद जब ऐड किया तो हमारे पास कैश फ्लो इतना बनता है। फिर हमें बताया गया था कि हम पार्टनर को पैसे देते हैं और वो 20% देते हैं, लेकिन देते 1 साल के लैग से हैं। 20% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आर पेएबल टू द जॉइंट वेंचर पार्टनर 1 ईयर आफ्टर द प्रॉफिट्स आर अर्नड। तो पहले साल का जो प्रॉफिट हुआ है इसमें से जॉइंट वेंचर को शेयर अभी नहीं देंगे, बल्कि इसे अगले साल देंगे। इसका आपको कितने परसेंट बताया गया जी? 20%। तो आप इस अमाउंट का F70 ओके, ये शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जी। N8 है ओके फाइन जी। जी जो प्रॉफिट है आपका, हाँ जी सॉरी, कैश फ्लो का नहीं, प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो नज़र आ रहा है वो आफ्टर टैक्स ये है। फाइन, एग्जैक्टली जी, प्रॉफिट का आपने देना है उसको। तो प्रॉफिट ये है, कैश फ्लो का नहीं देना। तो प्रॉफिट ये 7,10,000 है, इसका आपने 20% देना है। तो ये उस प्रॉफिट का 20% कैलकुलेट किया, हर ईयर का आपने कैलकुलेट कर लिया। अगले सालों में नुकसान है तो नुकसान का भी 20% देंगे। तो ये शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर 1 ईयर आफ्टर, ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट करना चाहें तो 15,50,000 में ये जो है आपका 7,10,000 है, जो कि इस साल के अंदर आप कोई नहीं दे रहे जी, माइनस करना है आपने। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी सर आ रही है। जी ठीक है ओके। तो पहले साल का ये नेट कैश फ्लो है, दूसरे साल का ये नेट है, तीसरे साल का ये नेट है, चौथे साल और पांचवें साल का ये नेट कैश फ्लोज बने हैं। अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 42 लाख, ये आज इसकी वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5% पे ये बनता है ईयर वाइज। ये हमारे फैक्टर्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से देख लें। ये हमारे कैश फ्लोज थे और इन कैश फ्लोज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यूज निकल आई हैं। तो इन तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, इन सब का टोटल कर लें तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है ये 13,18,000 बनती है, इन सब का टोटल। सो अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें से माइनस कर दें तो ये नेगेटिव आपको एनपीवी नज़र आ रही है। अगर नेगेटिव एनपीवी हो तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर ये बिजनेस के अंदर टैक्स रेट भी मौजूद हो, टैक्स भी अप्लाई होता है, तो ये अगर पर ईयर हम टैक्स निकाल लें तो ये हमारा हर साल का टैक्स है, और हर साल के टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है, इसमें से डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर दें तो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकलेगा। और इसके अंदर दोबारा शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर, जो कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली 107 से 142,000 पे चला गया है। शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर्स प्रॉफिट बढ़ गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये शेयर कर दिया। ये हमारे कैश फ्लोज बनते हैं। इनको नेट कर लें तो अगेन यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, तो ये टैक्स का भी ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब ये वही वाला डेटा है, लेकिन यहाँ पे आईआरआर कैलकुलेट करने की बात हो रही है। आईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है कि हम ऐसा रेट जिस पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा डिस्काउंट रेट जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 हो जाए, हम उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नाम देते हैं।
स्लाइड्स कल आपसे शेयर हुई थी, उसमें भी शायद आपने देखा हो। एक तरीका का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आप अगर जीरो या पॉजिटिव एनपीवी है तो आप प्रोजेक्ट के फेवर में डिसीजन देते हैं, अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आते हैं। आईआरआर कैलकुलेट करने का मकसद प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी चेक करना है कि प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बर्दाश्त कर सकता है। जिस रेट ऑफ डिस्काउंट पे एनपीवी जीरो हो जाए, इसका मतलब ये है कि अगर इससे एक्सेसिव कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल फेस करना पड़ रही है प्रैक्टिकली, तो कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा। बिकॉज अगर 10% पे फॉर एग्जांपल एनपीवी जीरो हो जाती है, इसका मतलब अगर 10% से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव होगा, और अगर 10% से ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एनपीवी नेगेटिव होगा। सो अगर हम कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट्स सपोज 7% है और हमने आईआरआर निकाला जिसपे एनपीवी कैसा निकालना वो बता देता हूँ। अगर आईआरआर निकाला और वो 10% निकलता है तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट 10% तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सस्टेन कर सकता है। बिकॉज 7% पे पॉजिटिव है, 8 पे भी पॉजिटिव हो गई, 9 पे पॉजिटिव, 10 पे जाके जीरो हो गई, और अगर 10 से ज्यादा हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी तो प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। सो हम कंपेयर करते हैं अपने आईआरआर को कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ फॉर मेकिंग डिसीजन। हम डिसाइड करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेस बनाएंगे कि अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 12% है और प्रोजेक्ट का एनपी आईआरआर जो है वो 10% है, तो प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। रीजन कि अगर 12% पे आप 12% पे प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो एनपीवी नेगेटिव में चली जाएगी। सो कहाँ से हमने यहाँ पे जैसे इस सवाल के अंदर 5% हमें एनपीवी ये फैक्टर दिया हुआ था, हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% वाला ट्राई किया और ये हमारी नेगेटिव एनपीवी निकल रही है। तो इसका मतलब कि जीरो एनपीवी 5% से कम वाले रेट पे हो सकती है, 5 से ज़्यादा वाले रेट पे तो आपकी मजीद नेगेटिव एनपीवी होगी। तो इसे हम टेक्निकली हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं या ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम किसी एक रेट से बिगन करते हैं और उस रेट से बिगन करने के बाद हम वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये इस सवाल से रेलेवेंट डेटा है, लेट मी चेक। ये दूसरा सवाल है तो उसका ही डेटा पर ले लेते हैं। ओके, ये दूसरे वाला जी, फाइन। वो ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं और इसकी बुनियाद पे फिर इसको सॉल्व कर देते हैं जी आपके लिए। ओके फाइन, वो सॉल्व हुए की बजाय हम खुद सॉल्व कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसी शीट पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट किया 5% पे तो ये हमारी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनपीवी, इसका मतलब आईआरआर हमारा इससे कम होगा। अगर वो हमने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये हिट एंड ट्रायल कहते हैं या ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। हम कोई रैंडमली डिस्काउंट रेट चूज करेंगे और इस डिस्काउंट रेट की बुनियाद पे हम दोबारा से एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। ये 5% एनपीवी निकली हुई, ओके। अब हम एनपीवी निकालेंगे किसी और रेट पे। ये तो निकली हुई मैं नज़र आ रही है नेगेटिव है। लेट्स सपोज मैं 3% पे निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 3%। तो मुझे फैक्टर्स भी 3% के चाहिए। मैं फैक्टर खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1/1.02। ये फैक्टर निकालने का तरीका कार है। ये टेबल से निकालेंगे तो ये इसी तरीके से आप मिल जाएंगे जी। टेबल से जो फैक्टर्स मिलेंगे उसको यहाँ पे कोट कर लेते हैं। सो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज बने, अगर इन तमाम का सम कर लें। ये 13,50,000 अभी हमारी बनती है और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 42 लाख है। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो अ, अगर फॉर एग्जांपल 13 लाख कर लूँ,
13 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकला है वो 13,50,000 निकला है। अगर आप एनपीवी निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, इसमें से लेस करना है आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि 13 लाख रुपए की है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 13,50,000 में से 13 माइनस कर दें, 50,245, ये पॉजिटिव एनपीवी है। और ये मैंने 3% पे निकाली है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनपीवी जाके किसी हाई रेट पे होगी। मैंने सिर्फ ये वैल्यू अभी चेंज की है अज्यूम करके आपको समझाने के लिए। तो अगर हम किसी और रेट पे इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यहाँ पे यही कैलकुलेशन दोबारा, जो हमारे कैश फ्लोज हैं उनको किसी और रेट पे कैलकुलेट, मैं यहाँ पे एक रॉ इंसर्ट कर देता हूँ जी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने पहले 3% पे लिया, लेट्स सपोज मैं 5% पे ले लेता हूँ। और जो 5% पे फैक्टर है वो टेबल से आप देख लें 1 जी। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकले हैं, ओके। और प्रेजेंट वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं। क्या हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये कैश फ्लो है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ओके, ये हमारे कैश फ्लोज हैं। अगर अब इसका हम टोटल कर लें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 13 लाख की है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें यहाँ पे तो ये अभी भी पॉजिटिव एनपीवी है। मैं असल में वो सारे स्टेप्स आपको करवा के करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकली आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आई कैन गो डायरेक्टली कि किस जगह पे हमारा आईआरआर निकलेगा, बट अगर यहाँ पे ट्राई किया, ये हमारा जो सारा कैलकुलेशन बेस था ये बेस कर रहा था हमारा 3% पे, पता लगा पॉजिटिव एनपीवी, हमने कहा इससे हायर रेट ट्राई करेंगे तो नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं या ज़ीरो की तरफ, तो हमने ज़ीरो वाला रेट तलाश करना है। सो हम अगला ट्राई किया 5% वाला, तो 5% पे भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब शायद हमें कुछ और ट्राई कर, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अभी आपके सामने 7% एक जंप लगा के 7% की तरफ चला जाता हूँ तो जी, ये वैल्यूज अगर देखें, मैंने अब 7% पे कैलकुलेट किया तो ये मेरी 7% पे एनपीवी नेगेटिव है, मेरी 5% पे एनपीवी पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कहीं मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी ऐसा रेट जिस पे ये जीरो है। तो दोनों के दरमियान तो 6% फॉल करता है। तो अगर 6% फॉल करता है, ओके, लेट्स डू इट एट 6% लेवल। अगर हम इसको 6% लेवल पे कैलकुलेट करना चाहें तो 6% वाले लेवल पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए जी। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यूज हैं। अगर हम यहाँ पे इनका टोटल ले लें
जी फॉर्मूला हमारा गलत है। ओके जी, जो इनका टोटल बनता है वो 13,02,000 है। अगर इसमें से 13 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो हमारा एनपीवी स्टिल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर हम देखें हमारा एनपीवी पॉजिटिव है 6% पे और हमारा एनपीवी नेगेटिव है एट 7%। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा रेट है जो कि हमारा जहाँ पे एनपीवी ज़ीरो हो जाता है, उसे हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो उसके लिए तरीकाकार इंटरपोलेशन क्या मैथमेटिकल वे है। मैं उसका पहले मेथड लिख देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ जी जहाँ पे आपका ओके ऐसे लिखने की बजाय जो पॉजिटिव एनपीवी वाला रेट है एटलीस्ट वो तो आपके आईआरआर जरूर है, बिकॉज उससे ऊपर होगा कुछ ना कुछ, तो उसमें प्लस कर रहे हैं। तरीकाकार क्या होता है जी, पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय, चलिए मैं डिवाइडेड बाय अलग से लिख देता हूँ आपको, ऐसे आपको जी ये पॉजिटिव एनपीवी इसको डिवाइड करेंगे हम पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी। तो अगर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एनपीवी कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, अगर आपको इल्म हो तो मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। तो ये दोनों आपस में ऐड होके रिफ्लेक्ट होंगे, सो इट विल बी डिपिक्टेड लाइक दिस। इन दोनों को क्या डिफरेंस लेके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो दोनों का डिफरेंस है उसके साथ, यार मुझे वो ब्रैकेट इंसर्ट करनी है तो वो नज़र नहीं आ रही। ओके वैसे ही मेंशन कर देता हूँ मैं, ये है जी। जी उन दोनों के डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स। जो आपने दो रेट ट्राई किए हैं उन दोनों के डिफरेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दो रेट्स हम रहा है जहाँ पे पॉजिटिव एनपीवी और जहाँ पे नेगेटिव एनपीवी। तो हमारा पॉजिटिव एनपीवी निकल रहा है जी 6% पे, ये 6% ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस पॉजिटिव एनपीवी जितनी अमाउंट थी उसकी, वो आपकी अमाउंट निकली है 2,463 2463। इसको आपने डिवाइड करना है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एनपीवी, अगर माइनस के साथ ब्रैकेट में माइनस है तो वो ऐड हो जाएगा 2463 और 13,012, इन दोनों के टोटल से आपने इसको डिवाइड करना है। 2463 प्लस 13,012 जी। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करना अपने डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स। और जो दो रेट आपने ट्राई किए हैं जहाँ पे पॉजिटिव और एनपीवी और नेगेटिव आ रहा है, एक 6 है एक 7 है, तो हम इन दोनों के डिफरेंस डिफरेंस 1 है तो यहाँ पे 1 डिफरेंस लिखेंगे। तो पहले हम मिडल वाली जो चीज़ है उसको सॉल्व कर लें। 2,463 को डिवाइड करेंगे
2460 प्लस 13012, ये 15475 बनता है। 2463 को 15475 से डिवाइड कर दें, वो 0.15 बनता है, 0.159 यानी 0.16। तो 6% ऐसे ही रहेगा जी, 6% प्लस ये जो ब्रैकेट में आपने सॉल्व किया ये बन रहा है 0.1591, और इसको मल्टीप्लाई करना आपने 1 के साथ, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई होकर भी इतना ही रह जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6.1591 आपका वो रेट है जहाँ पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाए वो हमारा IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल होगा या नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू डिसाइड अबाउट दिस, तो हमें पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड कैसे यूज, कैलकुलेशन कैसे होती है, ये मैंने भी आपके सामने एलेबोरेट किया। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर जो ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है वो स्टिल NPV है, बट दिस इज़ येट अनदर मेथड जिसको यूज़ किया जाता है। अभी मैंने डिटेल कैलकुलेशन आपसे शेयर की है, अभी मैं इन स्लाइड्स के ज़रिए से भी आपको वो थोड़ी सी कैलकुलेशन शो कर देता हूँ। इनफैक्ट वो रेट जहाँ पे हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाए वो हमारा IRR कहलाता है, एंड वी नीड टू कंपेयर दैट IRR विद आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और उसकी बुनियाद पे देन हम डिसाइड करते हैं। आई होप स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आपको। इन स्लाइड्स पे अगर देखें तो ये डिफर करता है फ्रॉम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड दैट इट फाइंड्स द इंटरेस्ट यील्ड ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, उससे कितना अर्न किया जा सकता है वो यहाँ से हमें पता चलता है। और इसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इंटरेस्ट रेट दैट विल कॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर टू इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लोज, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी आपके कैश फ्लोज के, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज के, दूसरे लफ्ज़ों में NPV ज़ीरो। हाउ डज फंड डिटरमिन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैसे किया जाता है, ये वो कल वाली एक मिसाल है जो चली आ रही है। मैं वो मिसाल ज़रा दोबारा आपके सामने शो कर दूँ और फिर उसकी बुनियाद पे इसको आगे लेके चलता हूँ। स्टीवर्ट कंपनी वाली मिसाल जो सबसे पहले हमने देखी थी, ये वो वाली मिसाल है। मैं वो मिसाल आपके सामने शो कर दूं जी पहले, ताकि डाटा आपके जहन में आ जाए। Just a minute। जी, so this was the example. Company is considering investment 1,30,000 का इक्विपमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक 30 की है, ये एनुअल कैश फ्लोज हैं 24,000 के, और ये आपको 10 साल तक मिलने हैं। आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं, एनुटी फैक्टर आपको रिक्वायर्ड होगा। अब इसी बुनियाद पर ये डेटा आपके जहन में, इसको आगे लेके चलते हैं। 10 साल लाइफ है, 24,000 एनुअल इनफ्लो है, और 1,30,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है। इसी को यूज़ करते हुए हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं। अच्छा जी,
देखिए, स्टीवन शिपिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ a new front end loader at a cost of 2,44,000. अच्छा, ये different है जी. Okay, net annual cash flows from this loader are estimated to be 100,000. 2,44,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपया पर ईयर आपको मिलेगा 3 रिटर्न द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये एनुअल कैश फ्लोज हैं. अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस रेट को ट्राई करना है? मैंने इसीलिए बताया, इसका नाम हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड. तो आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे कर लेंगे तो फिर आपको भी शॉर्टकट मिल जाएगा कि अगर ये वाले कैश फ्लोज हैं तो हमें किस रेट से बिगिन करना चाहिए. तो रैंडमली अगर यहाँ पे बिगिन किया गया 10% रेट के साथ, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया कैश फ्लोज के साथ, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,44,000 है, माइनस करें तो पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 248 है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव बनती है. अगर हम यहाँ पे जीरो एनपीवी की तलाश में है तो 10% पे अगर पॉजिटिव है, वी नीड टू ट्राई अनदर रेट. लेट्स सपोज हमने 10% नहीं ट्राई किया, हमने 12% ट्राई कर लिया. हम 10 की बजाय 12 पे चले गए, हमने कहा 10 किया है, इससे पॉजिटिव आ रही है, हमने कहा जीरो की तलाश है तो वी शुड जंप. हमने जंप किया, हम 12% पे गए, 12% पे जाके सॉल्व किया तो हमारे पास नेगेटिव एनपीवी है. इसका मतलब 11 और 10 और 12 के दरमियान में हमारा आईआरआर होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम एक और जो है रेट रैंडमली उसको ट्राई कर लेते हैं. हमने 11% का रेट रैंडमली ट्राई किया तो हमारा एनपीवी ज़ीरो हो गया. व्हाट इफ अगर ये रैंडमली ये ट्राई करते, ये ना होता जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, अगर ऐसा ना होता तो हमें वो इंटरपोलेशन वाला तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ता. मैं अगली स्लाइड पे वो भी शो करता हूँ, 1 मिनट से.
जी सॉरी। तो मैं ये बता रहा था जी, ये तो यहाँ पे 11% पे ट्राई किया गया, तो रेंडमली ट्राई करने से हमारा जो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो ज़ीरो हो गई है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये ज़ीरो ना हो, अगर ज़ीरो एग्जैक्टली नहीं हो, तो फिर हम जो तरीकाकार फॉलो करते हैं वो भी आपके सामने मैंने कैलकुलेशन वाला शो भी किया, और अभी मैं आगे एक एग्जांपल से भी शो करता हूँ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर किया जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और ये मैं बता चुका, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है, रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा है, तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। रीज़न, IRR से मुराद वो रेट जहाँ पे ज़ीरो NPV, अगर ज़ीरो है NPV 10% पे, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, इसका मतलब अगर हम 12% ट्राई करेंगे तो फॉर श्योर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और वाइस वर्सा, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, और वो ग्रेटर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा, उसका मतलब जिस पे NPV ज़ीरो होती है वो ज़्यादा, जबकि हम जो रिक्वायर कर रहे हैं वो उससे कम है। अगर कम वाले रेट पे NPV निकालेंगे वो तो पॉजिटिव निकल आएगी, तो ऐसी सूरत हाल में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी, ये दोनों मेथड जो है इनके डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है इसका NPV कैलकुलेट करना, इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज अ परसेंटेज, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो और पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रपोजल, IRR अगर ग्रेटर है रिक्वायर्ड रेट से, तो ये जो अभी डिसीजन का क्राइटेरियन है वो बताया गया। अभी एक एग्जांपल है, इसकी बुनियाद पे हम IRR कैलकुलेट करते हैं। 9 लाख की आपकी मशीन की कॉस्ट है, इट वुड हैव एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 years। Company estimate annual inflows would increase by 400, annual cash flows outflows will increase by 190,000। दूसरे लफ्जों में 4 लाख का इनफ्लो होगा, 190 का आउटफ्लो, तो नेट करेंगे तो 2,10,000 का हमारा रेगुलर इनफ्लो होगा, 2,10,000 हमारा इनफ्लो है, 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 9% है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर IRR, तो पहले किसी भी रैंडमली किसी भी रेट पे हमें कैलकुलेट करना चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे जो अभी स्लाइड पे तरीका का नजर आएगा ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट कब अप्लाई किया जा सकता है, ये पहले भी हमने जब वो जो पे बैक पीरियड है उसमें बोला था, अगर हमारे कैश फ्लो सेम है तो फिर हम ये शॉर्टकट्स की तरफ जा सकते हैं। यानी 4,10,000, 4 लाख और 1,90,000 को नेट करके 2,10,000 जो कैश फ्लो है उसको मशीन की कॉस्ट से डिवाइड कर दें, तो दूसरे लफ्जों में वो फैक्टर मिलेगा जो अगर इन प्रेजेंट जो कैश फ्लोज हैं इनसे मल्टीप्लाई किया जाए, 2,10,000 से को 4.28 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारा जो जो फैक्टर निकलता है ये वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जिसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो टोटल है वो उसके बराबर आ जाएगा कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू के। जी जस्ट अ मिनट। जी तो जी बिल्कुल। तो मैं बता रहा था जी 4.28 जो फैक्टर है ये शॉर्टकट है, यानी इनफैक्ट NPV तब जीरो होती है जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज के बराबर हो जाए, तो NPV जीरो हो जाती है। हम 2,10,000 को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, किस से मल्टीप्लाई करें, वो 4.28 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 लाख के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर हमारा एनमिटी फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करना, तो हम टेबल में जाके इसको सर्च कर लेते हैं। देखिए हमने टेबल में जाके 6 years की रॉ में सर्च करना शुरू किया, हमें जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना है एग्जैक्टली वो 4.28 है, जबकि हम यहाँ से चलते आते हैं 6 years के अंदर ये 4.62 है, 4.48, 4.35, 4.23, हमें जो इस चीज़ की तलाश है वो 4.28 है। तो एग्जैक्टली 4.28 नहीं है, या दूसरे लफ्जों में अगर हम 10% पे NPV निकालें या 11% पे NPV निकालें, तो दोनों पे NPV निकालने से हमारी NPV जीरो नहीं होती। अगर NPV जीरो नहीं होती तो इसका मतलब हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10 और 11 के कहीं दरमियान में है,
और उसका तरीकाकार मैंने भी आपसे शेयर किया था, यानी हम पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 10% पे, फिर निकालेंगे 11% पे। 10% पे पॉजिटिव निकल आएगी, 11 पे नेगेटिव। इन दोनों को बेस बनाते हुए वो जो इंटरपोलेशन का मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है, उस इंटरपोलेशन के फॉर्मूले को यूज करते हुए आप एग्जैक्टली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो लोग सुन रहे हैं, अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है जहन में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हवाले से, तो पूछ लें। ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, इसका जो पहले वाला एनपीवी वाला सेक्शन था, वो लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, वो ये वाला डिप्रेसिएशन के ये बाद। वाला ये वाला जेंटलमैन। नहीं नहीं सर, ये क्वेश्चन तो यही था, लेकिन वो नेट प्रेजेंट हाँ, वैल्यू फाइंड करना ओके था। ओके ओके ओके। तो इसी को एक्सप्लेन करना है, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला ना। बेसिकली ना, इसमें है कि जो इम्प्लॉय वो शेयर होल्डर्स को कुछ देना है। हाँ ये वाला सर, बस जी जी। अच्छा ये जी। डिप्रेसिएशन के बाद वाला पोर्शन थोड़ा अब एक्सप्लेन। क्योंकि मैं ज़रा इस शीट की कॉपी क्रिएट कर लूँ, क्योंकि मैंने इनफैक्ट चल मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उसके डाटा को मैंने यहाँ पे मैनिपुलेट किया था, तो मैं मैनिपुलेट किए बगैर आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको ज़रा ज़रा बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए, ये कंपनी हम जॉइंट वेंचर के तौर पे काम कर रहे हैं। हमें ये बताया गया 42 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 31 लाख पहले 3 साल क्या रेवेन्यू मिलना है, और 13 लाख बाद वाले सालों में। चलें, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता हूँ साथ साथ वैल्यूज़ को। ये हमारा रेवेन्यू है ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक। 5 साल लाइफ हमें बताई गई थी प्रोजेक्ट की, 31 लाख, और आखिरी 2 साल 13 लाख रुपए है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताया गया है, ये 40% है, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लिया, क्रॉस प्रॉफिट निकल आया, फाइन। इसके बाद लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 10% ऑफ सेल्स है, ये सेल्स का 10% हर साल के अंदर निकल आया। अब इसके बाद जो अगली सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे बताया गया है कि टैक्सेशन को इग्नोर कर दे ना, पूरे सवाल की इंफॉर्मेशन के अंदर को टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द कैश फ्लोस। तो अगर कैश फ्लोस कैलकुलेट करने हैं मेरे दोस्त, तो 1860 में से 310 निकाल लें, यही आपके कैश फ्लो बन जाएंगे। कोई डेप्रीसिएशन वगैरह आपको माइनस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है डेप्रीसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है? बिकॉज डेप्रीसिएशन की वजह से तो हमें टैक्स बेनिफिट हासिल होता है, फाइन। क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हमें टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ टैक्स अप्लाई ही नहीं होना, तो आपको यहाँ पे एज सच कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन, अगर मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन कुछ यूं कर दूं, ये हमारी 000 डेप्रीसिएशन है, तो हमारा जो ये बना है, ये टेक्निकली कैश फ्लो ही बन गया है 1550। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर मैं ऐसे ना करूं और मैं ऐसे ही रहने दूं, मैं यहाँ पे टैक्स रेट जो अपने तौर पे अज्यूम किया है उसको जीरो कर दूं, मैंने पहले प्रॉफिट ही निकाला 1860 में से 3,10,000 क्या कर दिया मैंने माइनस, और डेप्रीसिएशन भी माइनस कर दी, तो ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना। टैक्स मेरा जीरो है, फाइन। और मेरा ये बन रहा है जनाब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हमने कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, तो आई नीड टू ऐड बैक द डेप्रीसिएशन। तो मैंने वही डेप्रीसिएशन इसमें ऐड बैक की है। ये मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकला है। लेकिन मुझे ये सारे पैसे इस प्रोजेक्ट से मुझे नहीं मिलने, इसमें से कुछ शेयर मुझे देना पड़ेगा अपने उस ज्वाइंट वेंचर पार्टनर को। तो जो ज्वाइंट वेंचर पार्टनर को देना है, आई नीड टू डिडक्ट दैट ऑल्सो, मुझे वो भी देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। कैश फ्लो का 20% नहीं, प्रॉफिट का 20% आपने जेबी पार्टनर को देना है। तो ये मेरा प्रॉफिट है, इसका मैं 20% निकालूंगा। पहले 7,10,000 का अगर 20% निकालूं, तो 1,42,000 बनता है। अब पहले साल का जो प्रॉफिट है, उसका 20% हमने देना है उससे अगले साल, 1 ईयर आफ्टर द प्रॉफिट्स आर अर्न्ड, यानी इसका 20% मैंने अगले साल में देना है। इस 7,10 का 20% उससे अगले साल में देना है। इस 7,10 का उससे अगले साल के अंदर देना है।
ये जो 1,90,000 नुकसान है, अगर फायदा उठा रहे हैं तो नुकसान भी शेयर करेंगे। इस नुकसान का 20% मैंने इससे अगले साल के अंदर देना है, और ये वाला जो नुकसान है इसका इससे अगले साल के अंदर देना है। इसलिए यहाँ पे ईयर 6 पे लिख दिया। ऊपर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है इन सालों के अंदर, लेकिन ये नुकसान हमें फिर भी उठाना पड़ रहा है। ये नेट कैश फ्लोज निकले हैं जनाब, और इन नेट कैश फ्लोज को हमने, जो कि हमारा जो था नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए तरीकाकार इस सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% बताया गया था। तो इस 5% पे इन तमाम कैश फ्लोज की को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। वो जो निकलेंगे वो प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज हैं। उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस सवाल में 42 लाख लिखी हुई है, उसमें से माइनस कर दें तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने शो भी कर देता हूँ जी। 42 लाख यहाँ पे है जी, और जो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जी देखिए मेरे दोस्त, ये जो आपके कैश फ्लोज हैं इनको अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया 5% पे, तो ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकल रही हैं। इन तमाम का अगर हम सम कर लें, तमाम का सम करने के बाद जो हमारे पास, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट वैल्यू बनी है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी 42 लाख है, वो माइनस कर दें तो ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है ये नेगेटिव निकल रही है, 28,81,000। अगर सवाल पूछा जाए प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है तो जवाब ये होगा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जिनका सवाल था वो बता दें जनाब, उनको समझ आई है जी। जी जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और इसके अलावा जी कोई सवाल जहन में आ रहा है तो वो पूछ लें, अदरवाइज इसमें एक और भी चीज़ है तो वो मैं एलाबोरेट कर देता हूँ जी। ठीक है, अच्छा चलें। तो जी एक कॉन्सेप्ट आता है ये प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट, ये किताब से सवाल उठा के आपके सामने रखा हुआ है, पर इसमें अंदर तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा ओके, लेट मी ओपन द क्वेश्चन फर्स्ट। चलें फाइन। अभी अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। देखें, हमने अभी जितने भी प्रेजेंट वैल्यू या आईआरआर निकालने के लिए बात की, तो हम कैश फ्लोज हमें हर साल के रिक्वायर्ड है, फाइन। हर साल के जो एक्सक्यूज मी कैश, सर। सॉरी आवाज़ नहीं आ रही जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर वो प्लीज क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करवा दें जो इससे पहले आप करवा रहे थे। कि कौन सा वाला? ये वाला जी? अ, सर उसमें दो रेट्स निकालने थे आईआरआर के, 10% और 11% पे गिवन थे। अच्छा वो, ओके, मैं वो स्लाइड से डाटा यहाँ पे ले आता हूँ, आपको करवा देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी क्या शेयर हो रहा है आपके साथ, एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट? सर अभी एक्सेल फाइल आ रही थी, अब तो नहीं आ रही, पहले वही अच्छा शेयर ओके, थी। ओके ओके, फाइन फाइन। अच्छा जी, मैं ज़रा वो सवाल उधर से लेके आया हूँ ताकि आपको नज़र आ सके और फिर वहाँ से मैं एक्सप्लेन कर दूँ।
जी जस्ट अ मिनट, सवाल और उसके साथ में टेबल भी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू वाला लेके आ रहा हूँ, बिकॉज फिर मुझे एक ही दफ़ा एक ही फाइल से सब कुछ आपको मैं दिखा सकूँ। जी बताइएगा, फाइल नजर आ रही है जी? यस सर। ओके फाइन। चलिए, ये क्वेश्चन था जी। कंपनी एक मशीन खरीद रही है, 9 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। इट वुड हैव एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। 4 लाख रुपया और 1,90,000 रुपये ये कैश फ्लोज बताए गए। इनफ्लो होगा ये आउटफ्लो, हमने ये समझ लिया। 2,10,000 का हमारा एनुअल कैश फ्लो है। हमने एनपीवी निकालनी है इनफैक्ट, और एनपीवी निकालने का तरीका कार, जी मैंने ज़रा उसको मुन्ना सा खुद किया है ताकि मेन चीज़ लिखे। देखिए, नेट एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका कार, हमें प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो चाहिए और हम उसमें से लेस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके जी। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। 9 लाख रुपया ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकलेगी अगर उसको मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल सकती है। ठीक है जी। तो मुझे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज की तलाश है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए अगर सीरीज ऑफ पेमेंट्स है तो आई कैन यूज द एनविटी फैक्टर। अब अगर मैं देखूं तो मुझे 2,10,000 के एनुअल कैश फ्लोज होने हैं, ठीक है। और कब से होने हैं? ईयर 1 से लेके 6 तक। अच्छा जी, 1 to 6 लिखे हैं तो कुछ और आ जाता है। ओके, ईयर 1 से लेके 6 तक। और अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी। और आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कोई भी रैंडम ट्राई करना है। जैसे हम देख चुके हैं शायद ये 10 और 11 के दरमियान था, तो हम 10-11 ट्राई कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% पे चाहिए हमें, 6 ईयर्स के लिए चाहिए। ठीक है जी। हम ये टेबल है जी मेरे पास, आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं। आप जरा मुझे दोनों अभी एक ही दफ़ा बता दीजिएगा। देखें, अब नज़र आ रहा है जी टेबल? ये जी एक सर, टेबल है, देख रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ $1 एनुअटी। ओके, 6 साल वाली रॉ के अंदर चलेंगे और आप 10% पे ये फैक्टर देख लें, 4.3553 है। फाइन जी। और अगर 11 पे देख लें तो 4.2305 है, 4.3553 है जी। फोर पॉइंट थ्री फाइव थ्री। और दूसरे वाला जी 11% पे आपका 4.2305 है। ये मैं दोनों जरा साथ ही लिख रहा हूँ ताकि अभी बता दूं कि मैं ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहा हूँ जी 6 ईयर्स के लिए एनुटी वाला। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं वो टॉप पे लिख देता हूँ। ये मैं 10% पे ले रहा हूँ, ये वाला मैं 11% पे ले रहा हूँ। ओके जी। ये मेरे एनुअल कैश फ्लोज हैं। अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो जो एनुअल कैश फ्लोज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। चलें,
अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है तो मैं यहाँ से ये वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ। अगर मैं 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो मेरी पॉजिटिव निकल रही है जी। और अगर मैं ये 10% पे निकाली है आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये आपने 11% पे निकाली है, दोनों पे निकालने से एक पे पॉजिटिव निकल रही है, एक पे नेगेटिव निकल रही है। इसका मतलब ऐसा रेट जिसपे एनपीवी 0 हो जाती है वो इन दोनों के दरमियान कहीं पे लाया करता है। ऐसे ही है जी। यस सर। चलें, तो ये मैंने अभी आपके सामने वो एक फार्मूला सा लिखा था, वो यहाँ से पिक करके उधर लेके जा रहा हूँ। ये तरीका कार था जी। चल, और इन दोनों के डिफरेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, वो तो ज़रा दूर चला गया है, तो मैंने कहा आपके करीब कर देते हैं। ले, ये सारा फॉर्मूला है। अब पॉजिटिव एनपीवी किस रेट पे निकल रही है आपकी? 10% पे। फाइन, इसमें ऐड करना है आपने पॉजिटिव एनपीवी जो आपकी निकल रही है, वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 14,613 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव माइनस नेगेटिव यानी दोनों को ऐड करना है, 14,613 जमा 11,595, और मल्टीप्लाई कर लें जो दो रेट का डिफरेंस है जो ट्राई किए हैं जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव एनपीवी है तो 1 है, ज़रूरी नहीं 1 और 2 भी हो सकता है। और आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, 14,613 जमा 11,595 595, ये 26,208 बनता है। 14,613 को 26,208 से डिवाइड कर दें, ये 0.5575 बनता है। तो इसका मतलब 10% प्लस 0.5575 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो 10.55 या 56 आपका आंसर बनेगा, जो आपको शो करेगा कि आपका IRR कितना है। तो ये इन दोनों के दरमियान था, वो टेबल से हमें वो नहीं मिला, तो हमने इस तरह कैलकुलेट करके, अगर एग्जैक्टली मिल जाता लकीली तो भाई हमारा IRR होता, लेकिन आमतौर पे इतनी लकीली आसानी से मिलेगा नहीं। और पेपर में आमतौर पे जो सवाल होते हैं उसमें यूजुअली आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। जी, जिन साहब ने पूछा उनको समझ आई है तो बताएं। सो हु रेज द क्वेश्चन, जिन्होंने सवाल किया था, अगर उनको समझ आ गई है तो दैट्स फाइन। अहमद मुस्तफ़ा साहब, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही, आप बोल तो रहे हैं लेकिन शायद। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर इसमें अगर जैसे 10% पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है, तो जी उसके जी बाद जिस तरह आपने बताया कि ये हिट एंड ट्रायल है, हमने एक एक रेट से ही ट्राई करते जाना है। तो अगर जी हम जी 11 पे ना करें, दो जी तीन जी रेट्स छोड़ के ट्राई कर लें, जी तो ठीक है। उसके बाद भी इस फॉर्मूले से हम सही वैल्यू तक जी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, पहुंच सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन का एरर बढ़ जाएगा।
ठीक है, जी जितना सर। नियरेस्ट रेट्स को, इसीलिए कहा ना कि बार बार ट्राई करना पड़ता है। मैं यहाँ पे वो एक ग्राफ सा बनाया हुआ था, लेट मी ओपन दैट। जी हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ, देखें ये आमतौर पे आपने कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह अगर पढ़ी हो तो किसी भी कर्व की इलास्टिसिटी जब डिटरमिन करने की बात करते हैं, ये जो रेड एरो आपको नजर आ रहा है ना इस ग्राफ के अंदर, एक छोटा सा ग्राफ जो ड्रॉ किया है, ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि हम इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हैं इलास्टिसिटी या वो पॉइंट डिटरमिन, अगर आप जैसे हम IRR डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर हम एक 5% रेट ट्राई कर लें और सीधा सीधा छलांग लगानी है, एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव, तो बार बार हिट एंड ट्रायल के बजाय आप सीधे एक दफ़ा 20% पे चले जाएं। फिर 5% पे पॉजिटिव आ गया है तो उसका मतलब लंबा चौड़ा गैप उठा लें तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इन दो, ये जो फार खड़े हैं पॉइंट्स, इन दोनों की बुनियाद पे आप इस पॉइंट को डिटर्मिन करने की बात करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा और अप्रॉक्सीमेशन का एरर ज़्यादा होगा। अभी भी ये एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है जब हम IRR निकालें, कैलकुलेट करें, NPV कैलकुलेट करें इस रेट पे तो 2 4 5 रुपए का फ़र्क आ जाए। अगर वो फ़र्क आ रहा है तो उसका मतलब अगर वो आप इतने गैप की बुनियाद पे इसको एस्टिमेट कर रहे होंगे तो वो फ़र्क ज़्यादा होगा। अगर ये नियरेस्ट पॉइंट्स की बुनियाद पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो फर्क उतना ही कम होगा। तो मतलब नियरेस्ट पॉइंट को ट्राई करना इज मोर अप्रोप्रिएट, इंस्टेड कि आप लंबे गैप के साथ, यानी आप, मैंने तो 5 और 20% का, तो आप जैसे कह रहे हैं कि हमने अगर 10% पे पॉजिटिव निकला, आपने कहा 12 पे कर लेते हैं, अगर आप 15 पे नहीं गए 12 पे गए हैं और 12 पे नेगेटिव आ जाता है तो आप 10 और 12 के दरमियान भी इंटरपोलेट कर सकते हैं, वो भी आंसर ठीक ही होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर आप नहीं गए, वो अप्रोक्सीमेशन का एरर होगा सही लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। इंस्टेड कि आप 10 की बजाय सीधा 15 पे चले जाते तो इंटरपोलेशन का एरर, एस्टिमेशन का एरर उतना ज्यादा हो जाता। तो नियरेस्ट पॉइंट को ट्राई कर लें ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बहुत नियरेस्ट एक के गैप के बाद ट्राई नहीं कर रहे तो 2 के गैप के बाद ट्राई कर लें, 3, लेकिन अगर इससे ज्यादा बड़ा गैप लेंगे तो एस्टिमेशन का एरर उतना ज्यादा हो जाएगा। आई होप समझ आई है बात। यस सर, समझ आ गया। जी किसी और का सवाल है तो बताइएगा। सर ये IRR जो है इस पे 0 NPV, और जी अगर NPV में हम जाएं तो उसमें हम क्राइटेरिया रखते हैं 0 और पॉजिटिव। जी, जीरो सर होनी बेस्ट चाहिए कौन सा है? या पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, सर बेस्ट मेथड IRR है NPV? नहीं, नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए जो नेट IRR प्रेजेंट। ना ये भी रिलेट आपको उसी चीज के साथ कर रहा है। अब आप समझने की कोशिश करें, मैंने आपको बताया अगर फर्ज कर लें 10% है जिस पे आपका IRR निकल रहा है, व्हाट डज इट मीन कि इस पे NPV क्या है, जीरो, 0। ऐसा ही है जी। जी सर। अच्छा जीरो है, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि आप 10 की बजाय 11% वाला रेट ट्राई करके इस प्रोजेक्ट की NPV निकालें तो बताएं नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी या नेगेटिव निकलेगी। वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये है जनाब कि अगर इससे बड़ा कोई भी रेट या कॉस्ट हमें प्रैक्टिकली फेस करना पड़ जाती है तो हमारा ये प्रोजेक्ट 10% से ज्यादा कॉस्ट को सस्टेन ही नहीं कर सकता। ये कितनी कॉस्ट को सस्टेन कर सकता है, सिर्फ 10%, क्योंकि 10 पे जीरो हो जाती है NPV। 10 से कम हमें अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फेस करना पड़ रही हो तो ये प्रोजेक्ट वायबल होगा, बिकॉज अगर हम 10 से कम वाले किसी रेट पे इसका NPV निकालेंगे तो वो पॉजिटिव निकल आएगा, और जीरो या पॉजिटिव वो तो एक्सेप्टेबल होता है। जीरो मैंने कहा था हर दफा नहीं एक्सेप्टेबल, इन रेयर सर्कमस्टांसेस बाज़ कंपनी किसी नए वेंचर में एंटर होना चाहती है तो कहते हैं चले नुकसान नहीं हो रहा, ओके फाइन, हम कर लेते हैं काम। आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी पढ़ा था इफ यू कैन रिकॉल कि मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस हमारे लिए क्या होती है, इक्वल टू आवर वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम जी ब्रेक इवन एक्सीड कर चुके हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हमने बना के बेचनी है तो हमारी जो मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस है वो इक्वल टू आवर वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये उसी पर्सपेक्टिव में जीरो पे एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन रेयर सर्कमस्टांस में हमें पॉजिटिव NPV चाहिए।
सो अगर 10% पे 0 एनपीवी आ रही है, कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है, तो इसका मतलब अगर हम इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन 15% पे करें तो फॉर श्योर नेगेटिव एनपीवी होगी, और अगर नेगेटिव होगी तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक ठीक। पॉइंट समझे? जी सर, क्लियर हो गया। यानी इसके पीछे भी एनपीवी ही खड़ा है अल्टीमेटली, तो हम इसी बुनियाद पे कह रहे हैं। इसीलिए जो बेस्ट मेथड रैंक किया जाता है प्रैक्टिशनर्स के अकॉर्डिंगली वो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड है। जितने भी मेथड आज तक डेवलप हुए उनमें यही मेथड प्रेफर किया जाता है। कोई और सवाल है तो ठीक। पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके फाइन। अच्छा चले, मैं ये बता रहा था कि जहाँ पे भी आपने ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली या आईआरआर निकालने की जो आप बातें कर रहे हैं, इन तमाम के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है वो तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और फिर जितनी प्रोजेक्ट की लाइफ है हर साल के कैश फ्लोज की अमाउंट है। अभी तक जो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम कैश फ्लोज को बड़ी श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी हमने जितने भी कैश फ्लोज के हवाले से बात की, उन कैश फ्लोज के अंदर हमें श्योरिटी है कि इतना ही मिलेगा। मतलब हम कह रहे हैं हर साल 15,000 का इनफ्लो होगा, जैसे अभी हमने किया 2,10,000 होगा, ये तो एंटीसिपेटेड है ना। और अगर ये एंटीसिपेटेड है तो क्या वाकई ही इतना ही होगा? और अगर हमारे अपने जहनों के अंदर भी डाउट्स हों तो फिर ये सिनेरियो जब ये आपके सामने लिखा हुआ, ये पेपर्स में शायद आपको क्लियर होता नजर आए कि ईयर 1 का जो कैश फ्लो है, कभी हमें लगता है कि 50,000 मिल सकता है क्योंकि फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। कभी हमें लगता है कि 55,000 मिल सकता है, कभी हमें लगता है कि 45,000 मिल सकता है। ईयर 2 के अंदर भी इसी तरह से देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो ये इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ एक्सपेक्टेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस आउट ऑफ टोटल अकरेंसेस, जिसे आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमें 50,000 मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद है कि 50% तक चांस है कि 50,000 मिल जाए। 55,000 भी मिल सकता है लेकिन चांसेस तक 30% है। 45,000 मिलने की 20% है। सवाल ये हुआ कि जब आप इन डिफरेंट कैश फ्लोज आपके सामने आ गए हर साल के, तो जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तो आपको हर साल का एक कैश फ्लो चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हम 55,000 को पहले साल में से लें, 50 को लें, दूसरे साल में से किस कैश फ्लो को लें, तीसरे में से किसको लें? जिनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो अगर ये मल्टीपल कैश फ्लोज हैं और प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल हैं, देन वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसे एवरेज भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कैश फ्लो कह लें, एवरेज कैश फ्लो कह लें, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कह लें। जो आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं इनको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज इसका सम जो है। यानी ना हम अब जब कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ना तो आप कैलकुलेट करेंगे ये 50% की बुनियाद, सॉरी ये 50,000, 55,000, 45 की बुनियाद पे, बल्कि आप पहले साल का कैश फ्लो जो काउंट करेंगे वो 50,500 होगा। तो इसी तरह दूसरे साल का ये 3 कैश फ्लोज नहीं, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज उसका सम, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है। इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यूज निकलेंगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस की जाएगी, देन यू कैन कम अप विद नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। प्रोबेबिलिटी को इस तरह से यूज करके हम कैश फ्लोज की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, और उस एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बुनियाद पे देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आई होप बात समझ आई है जी आपको। जी कोई कंफ्यूजन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लेंगे। अब आपके जहनों में सवाल है अगर कैपिटल बजटिंग के हवाले से कोई और, क्योंकि इसमें आपको इशू था, आप पूछ लें, अदरवाइज मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से बात आपके साथ शुरू कर लेता हूँ। सर इन्फ्लेशन रेट की जो एडजस्टमेंट होती है वो भी थोड़ा सिखा दें। ठीक। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में नशीन कर लेना है मेरे दोस्त, कि जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं,
अगर हम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात करते हैं तो एक उसूल है बेसिक, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, वो जो मैं ज़रा सवाल भी साथ ओपन कर रहा हूँ, जो वो वाला खोल लूँ जिसमें ये हुआ है तो ज़रा आसान हो जाएगा। जी वो अजान हो रही थी तो मैं इसलिए खामोश हो गया था। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन भी है। मैं पहले जो बात बयान कर रहा था वो ये थी कि जो कैश फ्लोज हमें दिए गए हैं, ये इनफैक्ट मैंने जैसे भी बताया था कि हम बजटिंग के प्रिंसिपल के एतबार से हम ये प्रोडिक्ट करते हैं कि हमें ये फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलेंगे। इन जनरल जब हम कोई प्रोडक्शन बना रहे हैं तो जो फ्यूचर के अंदर अगर कोई इन्फ्लेशन फैक्टर है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है तो उसको अकाउंट फॉर करके, यानी अगर हम आज हम प्राइस 15 रुपए चीज़ की रखते हैं रेवेन्यू फोरकास्ट करने के लिए और 10,000 यूनिट्स बिकते हैं और हमें पता है कि अगले साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हम अगले साल जो प्राइस रखेंगे वो भी उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा रखेंगे। फाइन, ठीक है जी। तो इसी लाइट के अंदर जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही होते हैं आमतौर पे, जो सवाल वगैरह आपको दिए जाते हैं। फाइन। और जो आपका डिस्काउंट रेट है जो कि वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो इंटरेस्ट रेट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जो कि आप मार्केट से अर्न कर सकते हैं। और मार्केट में कभी भी कोई इंटरेस्ट रेट जो प्रिवेल कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही होता है। क्यों? कि जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जैसे सरकार देती है जिसकी बुनियाद पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में डिटर्मिन होते हैं,
वो सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो तमाम मार्केट फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके अंदर शामिल किए हुए होते हैं। तो जो नॉर्मली डिस्काउंट रेट दिया जाएगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होगा, उसे हम नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कहते हैं। इसी तरीके से जो कैश फ्लोज दिए होंगे वो भी नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे। नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट से डिस्काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपके इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज नहीं है तो हम उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, और अगर फर्ज कर लें कि नॉन इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी नॉन इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्काउंट रेट नॉमिनल यानी आमतौर पे नॉमिनल ही होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट है, तो फिर कैश फ्लोज के वे में इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो पूरा एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखी कि यूजुअली दोनों इन्फ्लेशन एडजस्टेड हैं, सिमिलैरिटी है, मैचिंग होती है। हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज को इन्फ्लेशन एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से डिवाइड से करके ही डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो इफ द कैश फ्लोज आर नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर डिस्काउंट रेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड है तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज से मल्टीप्लाई होंगे और कैलकुलेट किए जाएंगे। एक सवाल है, रोशन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल has just developed a new drug at a cost of 250,000 and is now considering, ये जो कॉस्ट है ये टेक्निकली ये रेलेवेंट अगर आपको पता हो, जो कि डेवलप कर ली प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है। अभी प्रोडक्ट बनाने का डिसीजन नहीं हम करने लगे, हम ये डिसीजन करने लगे हैं कि इज नाउ कंसिडरिंग वेदर टू पुट इट इनटू प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन इसकी की जाए या नहीं। द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग विल रिक्वायर परचेज ऑफ न्यू स्पेशलाइज्ड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 2.4 million पेबल इमीडिएटली। 2.4 मिलियन 24 लाख टाइम जीरो पे आपका कैश फ्लो है। द मशीनरी हैज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 4 years एट द एंड ऑफ विच इट हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ 400,000। 4 लाख उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड है 2.4 में से 4 माइनस कर दें 2 मिलियन को 4 साल से डिवाइड कर दें, 5 लाख की पर ईयर डेप्रिसिएशन बनती है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, अब ये बात समझने वाली है, वर्किंग कैपिटल आप अभी सुन लेंगे या कल सुन लेंगे। देखिए बिजनेस के अंदर जब आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तब कुछ ना कुछ इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं। आप इन्वेंट्री लेवल है, रिसीवेबल है, वो मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप कोई एक नया काम अपने बिजनेस के अंदर ऐड करते हैं तो आपके इन्वेंट्री लेवल, जो नई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी भी इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगी, उन चीज़ों को भी सेल करना पड़ेगा। कस्टमर आपसे उधार लेंगे तो टेक्निकली आपकी रिसीवेबल्स के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ये प्लांट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो क्या फिर भी आप एक्सटेंडेड इन्वेंट्री और एक्सटेंडेड रिसीवेबल्स का बैलेंस मेंटेन करेंगे? तो जवाब नहीं में है। तो वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है ये अगर प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में की जा रही है तो ये प्रोजेक्ट लाइफ एंड होने के बाद रिकवर हो जाती है। जैसे लिखा हुआ है एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज 300,000, ये आउटफ्लो के तौर पे ट्रीट हो गया एट द टाइम स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और आगे लिखा हुआ है एंड विल बी रिक्वायर्ड इमीडिएटली एंड विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ 4 year, 4 साल के बाद ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो चौथे साल के अंदर ये इनफ्लो के तौर पर ट्रीट होगा। इनिशियल कैश फ्लोज के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और इसके अलावा जो आपकी ये जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। और इन्हीं दोनों चीज़ों की रिकवरी जो होती है वो टर्मिनल कैश फ्लोज कहलाते हैं साल के प्रोजेक्ट के आखिर में। यानी अगर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लांट में की है उसकी अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू तो वो रिकवर हो जाएगी, और इसके अलावा जो आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट शुरू में इन्वेस्ट किया था वो पैसा रिलीज हो जाएगा एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ। ये एक चीज़ है जी। फिर इसके बाद है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। करंट सेलिंग प्राइस 16 है और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन 7.5% है। यानी आज 16 प्राइस है, अगले साल 16 नहीं होगी, अगले साल इसमें 7.5% ऐड हो जाएगा, उससे अगले साल उससे 7.5% ऐड हो जाएगा। करंट वेरिएबल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 5 रुपये पर यूनिट है। करंट फिक्स्ड ऑपरेटिंग ओवर जो ओवरहेड्स हैं वो 165,000 है। और एक्सपेक्टेड वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो 6% पर एनम है। जो कॉस्ट है वो 6% हर साल बढ़ती जाएगी। द प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर कॉस्ट फॉर द न्यू ड्रग हैव बीन मेड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। डिमांड बताई हुई है 1,15,99,88,58। तो आप कैलकुलेशन जो करने के लिए जाएंगे इसी बुनियाद पे करेंगे। सो अगर ये सॉरी कैलकुलेशंस अगर आपको नज़र आ रही हैं तो पहले साल जो जी पहले साल सेल प्राइस 1,15,000 की डिमांड है 16 है,
अगले साल सेल प्राइस 16 नहीं है, 16 का 7.5% उसमें ऐड कर दिया, अगले साल के यूनिट से मल्टीप्लाई किया। अब जो दूसरे साल की सेल प्राइस है उसके अंदर फर्दर आपका 17.2 में 1.075 हमने ऐड किया है, यानी मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ जो इन्फ्लेशन ऐड करके। 18.49 अगली प्राइस है थर्ड ईयर की, इसके अंदर 1.075 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 7.5% इसमें भी ऐड किया है, और 58,000 यूनिट्स बिक रहे थे। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट है, पहले साल 5 है लेकिन अगले साल वेरिएबल कॉस्ट 6% इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रही है। तो ये 5.3 है, आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लें। 5.3 का अगले साल जो है वो 6% बढ़ जाएगा, वो इसमें ऐड कर दिया, उससे अगले साल इससे ज़्यादा 6% ऐड हो जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला गया। फिक्स कॉस्ट पहले साल की बताई गई 165,000 है, और फिर बताया गया ये भी 6% के हिसाब से इनमें इन्फ्लेशन ऐड होनी है, ये 6% हर पिछले साल के मुकाबले में बढ़ा दी। डेप्रीसिएशन हमने माइनस की है इसके अंदर से, ये मैंने बता दिया था लाइफ के साथ, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला। यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे देख लेते हैं टैक्स के बारे में क्या बताया गया है। It is expected that all units of drug are produced will be sold in line with the company policy while keeping no inventory of finished goods. For investment appraisal purpose, company uses a nominal rate of return. मैंने अभी बता दिया nominal जब आ रहा है तो उसका मतलब cash flows भी nominal चाहिए। For discounting annual cash flows and target return on capital employed is 20%, तो ये क्योंकि मुख्तलिफ requirements हैं। Companies pays tax at the rate of 35% per annum। अगर 35% पर एनम रेट है, ये टैक्स इसमें से माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला, हमें प्रॉफिट नहीं कैश फ्लो चाहिए, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें तो ये हमारा कैश फ्लो बनेगा। अब इस कैश फ्लो को आप डिस्काउंट कर लें। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आपकी 24 लाख, और टाइम जीरो पे ये 3 लाख का वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हुई है। ये आपके कैश फ्लोज हैं। रेजिडुअल वैल्यू आपको रिकवर होगी इनफ्लो के तौर पे, चौथे साल में वर्किंग कैपिटल की रिकवरी होगी 3 लाख। तो ये इनका टोटल कर लिया, ये टोटल कैश फ्लोज हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रेजेंट वैल्यूज निकली हैं, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल टू अस। इसी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में IRR भी कहा हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिस्काउंटेड पे, ये सारे गए हुए तो मैं सारे यहाँ पे आपके सामने शो कर देता हूँ। अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की बात करनी है, एक सेकंड दीजिएगा। जी सॉरी। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की अगर बात करते हैं, हमने कहा था डिस्काउंटेड पे बैक या पे बैक कैलकुलेटर तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस हम कैलकुलेट कर लें। तो मैं यहाँ पे आपको अगर नहीं बना हुआ तो कैलकुलेट कर देता हूँ जी, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। ओके, चलें, ये हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं। इनका सर ये हम अगर, जी जेंटलमैन, सर सर जी जी, ये उसमें इन्फ्लेशन आपने ऐड की है, तो जो रेट है वो तो नॉमिनल है, उसको नहीं फिर चेंज करेंगे? नहीं रेट नॉमिनल है तो कैश फ्लोज भी नॉमिनल चाहिए। नॉमिनल से मुराद सर वो तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जी जी नॉमिनल से मुराद इन्फ्लेशन एडजस्टेड। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में जो आज इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने दिया है, ये स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है, जो बैंकों को कह रहा है इतने इंटरेस्ट पे आप, इतने रेट पे आप लोन दें या डिपॉजिट लें, ये रेट सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म है जिसके तहत ये रेट डिसाइड करती है। ऐसा है या नहीं है? मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सुना है ना? जी जी सर, वो मतलब मनी मनी जो सप्लाई को बैंक रेट मार्केट में अगर कंट्रोल करना है कंट्रोल तो रेट करना ऑफ है, जी इंटरेस्ट सर। बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब अगर जी जी ऑलरेडी ज्यादा है, मार्केट से पैसा खींचना है, तो आप मार्केट से पैसा खींचने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पे बढ़ा देंगे, और लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा कर देंगे, तो जो मार्केट में ऑलरेडी पैसा है वो खिंच के डिपॉजिट की तरफ आ जाएगा, और जो और लोग लोन लेने में इंटरेस्टेड है वो हाई कॉस्ट की वजह से लोन नहीं लेंगे, तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा होता है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही होता है, और उसे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं।
और लेट्स सपोज वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ना हो तो उसे रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इस पे एक इकोनॉमिस्ट है फिशर, उनका एक पूरा मैकेनिज्म उन्होंने इसके पीछे डिफाइन किया हुआ है। तो मैं शुरू में बता रहा था अगर कैश फ्लोज रियल हैं तो डिस्काउंट रेट भी रियल, अगर कैश फ्लोज नॉमिनल हैं तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल। तो यानी कि हमारे ये जितने नॉमिनल जो सवाल होंगे आपने नॉमिनल अभी सर तक जितने इन्फ्लेशन भी सवाल एडजस्टेड। किए आपने, इससे पहले जितने भी देखे, उसके अंदर जो कैश फ्लोज दिए हुए उनके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये जी रियल सर। है या नॉमिनल है, ना डिस्काउंट रेट के बता रहे बारे में बताया या रियल है या नॉमिनल है, ये सिर्फ इसी में नजर आ रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जब कुछ नहीं बताया वो तो दोनों के दोनों नॉर्मली अज्यूम ही किए जाते हैं वो नॉमिनल कैश फ्लोज है और नॉमिनल रेट है, फाइन। यहाँ पे ये बता दिया गया कि ये जो कैश फ्लोज बताए ठीक गए है हैं सर। इनके अंदर इन्फ्लेशन ऐड नहीं हुई, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि सेल प्राइस अगले सालों की नहीं बताई, हमें सिर्फ इस साल की बताई हुई है। वेरिएबल कॉस्ट अगले सालों की नहीं बताई, सिर्फ इस साल की बताई है। और बता दिया कि इन्फ्लेशन इसको इफेक्ट करेगी पर एनम। तो हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लो कर लिए। जब कैश फ्लोज इन्फ्लेशन एडजस्टेड है तो डिस्काउंट रेट भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही होना चाहिए। और डिस्काउंट रेट जो अगर नॉमिनल रेट के नाम से लिखा हुआ है तो दैट इज ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज को नॉमिनल डिस्काउंट रेट से ही डिस्काउंट करेंगे। जी जनरल, जी सर ठीक है, क्लियर हो गया सर। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था जी अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लें, मैं यहाँ पे आप ऐसे रॉ वाले फॉर्मेट में कर देता हूँ। पहले साल में हमारा ये है, इससे अगले साल के अंदर जो पिछले वाला कैश फ्लो है और अगले वाला ऐड हो जाएगा ये, और तीसरे साल के अंदर दिस वन एंड दिस वन ये ऐड हो गया। इससे अगले साल के अंदर अगर हम ऐड करना चाहें तो ये और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो अब देखें हमारा थर्ड और फोर्थ ईयर के दरमियान में पे बैक हो रहा है, थर्ड और फोर्थ ईयर के दरमियान हो रहा है। इसका तरीका हमने पढ़ लिया हुआ था, वो ये था कि 3 इयर्स तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा और 3 इयर्स के बाद इसमें प्लस करेंगे जितना हमें रिमेनिंग कैश फ्लो रिक्वायर्ड है। तो कितना हमें रिमेनिंग रिक्वायर्ड है वो जरा आप कैलकुलेटर पे अगर करके मुझे बता सके। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 27 लाख की और अभी तक थर्ड ईयर के एंड में 20,86,000 की रिकवर हो गई है, कितनी रिमेनिंग बाकी है? मैं खुद ही कर लूँ जी, बड़ी मेहरबानी। 86747 ये 6,13,253 आपको और पैसे रिक्वायर्ड हैं, जबकि अगले साल के अंदर आपको 8,68,000 रुपए मिल रहे हैं। तो जितने रिक्वायर्ड हैं 6,13,253, इसको डिवाइड कर रहे हैं जितने उस साल के अंदर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 5868,869, ये डिवाइड करके आपको फ्रैक्शन ऑफ द ईयर मिल जाएगा जिसके अंदर आपके लगाए हुए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये 0.70 बनता है अगर आप सॉल्व कर लें तो, यानी 3.70 ईयर्स आपको पे बैक बनेगा। ये डिस्काउंटेड पे बैक है। अगर वैसे सादे वाला पे बैक निकालना चाहें तो ये डिस्काउंटेड कैश एक्यूमुलेट करेंगे। तो अगर आप देखें इन तीनों के मैंने टोटल किया 25 लाख हो गया है, ये 12 इसमें से कुछ पैसे रिकवर जल्दी हो जाएंगे एज कम्पेयर टू। इसी के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा गया है और अगेन हमने अभी जो निकाला एनपीवी वो पॉजिटिव निकला 2,55,000 10% पे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हुई, मैंने अगर ये 55 निकलता है 2,55,000 पॉजिटिव, 12% ट्राई कर लिया ये स्टिल पॉजिटिव निकला। अब जैसे आप इरिटेट हो रहे थे और आपने कहा कि जनाब कोई और रैंडमली, तो मैंने कोई और रैंडमली ट्राई किया 15%, तो उस पर नेगेटिव निकला है। तो मैं 12 और 15 के दरमियान इंटरपोलेट कर सकता हूँ, कोई हार्म नहीं है। लेकिन चूंकि दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो अप्रॉक्सीमेशन का एरर है वो बढ़ जाएगा। तो मैंने 15 पे ट्राई किया, मैंने कहा चलिए हो सकता है 14 पे ज़ीरो ही हो जाए। मैंने 14 पे ट्राई किया तो पता लगा कि ये पॉजिटिव एनपीवी है। तो इन दोनों के दरमियान रुक के आई नीड टू इंटरपोलेट, और इन दोनों के दरमियान रुक के इंटरपोलेट करेंगे तो हमारा वो निकल आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 14 जमा
4053 पॉजिटिव एनपीवी है, डिवाइड कर दें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स। ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद 14.07% बनता है। ये हमारा एक अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट IRR है। यहाँ पे एनपीवी 0 हो जाएगी। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल अगर और आपके ज़हनों में है, कोई बात और पूछना चाहते हैं तो ये मैं आ सकता। जी एनी क्वेश्चन, कोई और अगर कैपिटल बजटिंग के हवाले से कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें टैक्स की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो यही हैं सर, मतलब जो अभी आपने क्वेश्चंस में डिस्कस किए जी हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। टैक्स की इम्पोर्टेंस इस हवाले से है कि वो आपके कैश फ्लोज को कम करेगा, लेकिन आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो नहीं, बिकॉज टैक्स प्रॉफिट पे अप्लाई होता है। इसीलिए पहले आप डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे और बाद में अगर डेप्रीसिएशन को रिवर्स करें, ऐड बैक करें, तो यू कैन कम अप विद द नेट कैश फ्लोज, जिसे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स का भी नाम दिया जाता है। ठीक है। और जैसे सर ये जो जैसे आपने एक प्रोबेबिलिटी का कराया और एक कल आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का करवाया था, जी 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 तो प्रोबेबिलिटी का तो सर मेरे ख्याल है शायद एक दफा ही आ रहा है पास्ट। जी, एक आध दफ़ा आया हुआ है, लेकिन बट यू नीड टू बी अवेयर कि होता क्या है, ताकि अगर कोई सिनेरियो सामने आ जाए तो बिल्कुल जी ब्लैंक नहीं हो आप। सही। मतलब यानी कि ये एक ही सिनेरियो है सर, इसके अलावा जी इसका? नहीं नहीं, वो सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला। वो कब जी यूज़ करने को कहा था कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ हो, तो तब आप एनपीवी की बुनियाद पर डिसाइड ना करें, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बुनियाद पर डिसाइड करें। वैसे बेसिक उसूल क्या था, एनपीवी ज़्यादा तो प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर होगा। जी लेकिन अगर एनपीवी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तो हमें फिर रिलेटिव कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि कितनी इन्वेस्टमेंट से कितनी एनपीवी जनरेट हो रही है। ठीक ठीक। और ये डिफरेंट चीज़ है। ये क्या चीज़ है कि आपको जो कैश फ्लोज मिलने जा रहे हैं, अभी जितने भी सवाल जैसे जो अभी मैंने अभी भी किया है, उसमें देख लेना, ये हमें बताया है कि ये कैश फ्लोज मिलेंगे, यानी 16 रुपये प्राइस होगी और इतने इतने यूनिट्स बिकेंगे। नीचे लिख दिया गया कि 15 इतने ही बिक, क्या ज़रूरी है इतने ही बिके? डिफरेंट भी तो हो सकते हैं ना। हमें कभी लगता है इतने ही बिकेंगे, कभी लगता है ये इतना रेवेन्यू होगा, कभी लगता है, तो हमें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक ही तरह का कैश फ्लो चाहिए। तो वो निकालने के लिए अगर प्रोबेबिलिटी साथ मौजूद है तो हम उससे एक कैश फ्लो निकालेंगे, जिसे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कहते हैं, और उनको फिर डिस्काउंट करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर क्लियर है। जी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, कल जो रेलेवेंट स्टफ था वो आप लोगों को मिल गया था? ग्रुप के अंदर आपको स्लाइड्स और बाकी जितना भी मटेरियल है वो मिल गया? जी सर मिल गया। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें कुछ ना कुछ उससे स्लाइड्स होंगी, अगर आप उनको गो थ्रू कर लें तो मैं इंशाल्लाह फिर कल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिस्कस कर दूंगा। अगर आपके कोई सवाल भी हुए तो उनका भी जवाब दे दूंगा। अभी जो कि टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्च पे है, तो उसको इतना डिस्कस डिटेल में नहीं कर सकेंगे। कल सिर्फ वर्किंग कैपिटल को ही डिस्कस करेंगे, और अगर इसके अलावा कोई और आपका सवाल हुआ, आपके जहन में क्वेरी हुई, तो उसको एक्सक्यूज मी इंशाल्लाह सर। रिस्पॉन्ड करेंगे। जी जेंटलमैन। सर मैंने और मेरा ख्याल है एक दो और स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ग्रुप बाद में ज्वाइन किया था, तो अगर आप प्लीज़ मटेरियल दोबारा शेयर कर दें तो। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अगर कोई और नेक बंदा जो ऑलरेडी ग्रुप में है, अगर वो कौम की फलाह के लिए दोबारा शेयर कर दें,
तो बेहतर है, अदरवाइज मैं ही कर देता हूँ। अगर मैं ना कर सका तो आई वुड रिक्वेस्ट कोई और कर दे, लेकिन मैं कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। आई विल डू दिस। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। ओके, अच्छा जी, किसी साहब ने लिखा है, ओ जी बिल्कुल, अहमद मुस्तफ़ा साहब, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही मैंने कहा कि मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने ये गुजारिश की साहब कि जो मैंने वो ग्रुप के अंदर मटेरियल भेजा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर आपने ऑलरेडी लेक्चर सुने हुए हैं या अटेंड किए हुए हैं, रिकॉर्डेड सुने हुए हैं, वट एवर, नहीं भी सुने हुए तो एटलीस्ट उन स्लाइड्स को जो मैंने भेजा है वो उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। तो जब मैं बात बयान करूंगा फिर आपको समझ आएगी, और रादर जो आपकी क्यूरी है उसको आप पूछेंगे तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ज़िंदगी रही अगर तो इंशाल्लाह फिर कल इससे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।